आज हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के जो टॉपिक चल रहे हैं धीरे धीरे उनमें आगे हम आपको अब जो हमारे एक दो वीडियो आएंगे वो नदियों से रिलेटेड वीडियो आएंगे। और नदियां जो है वो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको नदियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे सभी वीडियो देखिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूरे वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो में हम आपको एग्जाम से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और साथ में ये भी है कि जब आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वो ये जरूर इस वीडियो को मतलब देखें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अब अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में नदियां। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में कम से कम 200 के लगभग नदियां हैं। जब 200 के आसपास नदियां हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी का नाम है नर्मदा। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहने का आशय यह है कि यह मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराती है, इसके अलावा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है, जल विद्युत इससे उत्पादन, जल विद्युत का अच्छा खासा उत्पादन होता है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं और हमारे मध्य प्रदेश के 15 जिलों से लगभग ये होकर के बहती है। आप ये समझ लीजिए पूर्व से लेकर के पश्चिम तक मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से ये नदी बहती है। अब हम बात करते हैं कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम होता है हमारे अनूपपुर जिले जो कि सबसे पूर्व में है। वहां पर एक पर्वत है अमरकंटक पर्वत, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। अर्थात ये नदी अमरकंटक जिले के अनूपपुर पर्वत से निकलती है। अनूपपुर पर्वत से निकलते हुए ये पूरे हमारे मध्य प्रदेश में बहते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद थोड़ी सी गुजरात में बहती है और फिर जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, अर्थात भरूच गुजरात के पास अरब सागर में गिरती है। अब बात आते हैं कि मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। तो अगर अपन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, अर्थात 13-12 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश में कितना बहती है? तो मध्य प्रदेश में मात्र 1077 या अपन कहें कि 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। लेकिन 1077 के अलावा यह 74 किलोमीटर आपके महाराष्ट्र में और 161 किलोमीटर आपके गुजरात में भी ये प्रवाहित होती है। इसके पश्चात वो अरब सागर में गिर जाती है। अब इसके पश्चात अगर बात करते हैं, जैसे ये निकलती है तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण जल प्रपात हुई हैं, जैसे कि अनूपपुर जिले में ही कपिल धारा और दुग्ध धारा जल प्रपात है। अब ये आगे बढ़ते हुए जब ये जबलपुर में पहुंचती है तो धुआंधार जल प्रपात है जो कि आपके भेड़ाघाट में है। और आगे जाते हुए ये खंडवा में आपका मानधार जल प्रपात है और एक जल प्रपात का नाम है सहस्त्र धारा, ये आपका खरगोन जिले में है। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी पर प्रमुख रूप से 5 जल प्रपात है। लेकिन सबसे ऊंचा जल प्रपात प्रश्न आता है कौन है? तो इसका सबसे ऊंचा जल प्रपात धुआंधार जल प्रपात है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। अब बात आती है कि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन सी हैं। तो नर्मदा नदी की सर्वाधिक सहायक और सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम तवा है। तवा होशंगाबाद से निकलती है और नर्मदा में होशंगाबाद में ही मिल जाती है। और तवा नदी हमारे नर्मदा के जो है वो बाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, अर्थात दक्षिण की ओर से नदी। दक्षिण की ओर से तवा के अलावा दूधी, शक्कर, भंजर और सेर नदियां भी आकर के दक्षिण की ओर से बहती है। अब बात आती है उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें बहती हैं। तो उत्तर की ओर से इसमें बारना, कोलार, मान, हथनी और हिरण जो प्रमुख नदियां हैं वो उत्तर की ओर से आकर के इसमें बहती है। अब बात आती है कि नर्मदा नदी के कौन कौन से नाम हैं। केवल नर्मदा अकेले नाम से आपका काम नहीं चलेगा, आपको नर्मदा के अलावा इसका एक नाम रेवा है, एक सोमोदेवी है, एक नामोदोष है और एक मैकल श्रुता है। अब प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में कि नामोदोष किसने कहा। तो नामोदोष भूगोलवेत्ता टॉलमी ने इस नदी का नाम नामोदोष कहा। मैकल श्रुता इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैकल श्रेणी के
जो अमरकंटक पर्वत है यहाँ से निकलती है, इसीलिए इसका नाम मैकलसुता भी रखा गया है। अब अपन बात करते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन से बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। तो अगर बांध की बात करें तो नर्मदा का सबसे जो बड़ा और ऊंचा बांध है इसका नाम सरदार सरोवर, जो कि गुजरात राज्य में है। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है। इसके अलावा ओंकारेश्वर है हमारा, महेश्वर मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा सागर या इंदिरा सागर जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा पर बना सबसे बड़ा बांध है। अब एक प्रश्न और आता है, नर्मदा नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो नर्मदा नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इससे बड़ी नदी कोई नहीं है जो पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी विशेषता, ये हमारे संपूर्ण भारत की पांचवी बड़ी नदी है। इसके अलावा पांचवी बड़ी नदी के अलावा नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो फिर जब डेल्टा नहीं बनाती तो क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि किसका निर्माण करती है, एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब क्या होता है, एस्चुरी का मतलब होता है संकरी घाटी, क्योंकि ये ऊपर विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा मैकल पर्वत के बीचों बीच बहती है। ये रिफ्ट घाटी में बहते हुए जाती है, इसीलिए एस्चुरी का निर्माण करते हैं। एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। तो हमने आपको जो प्रश्न बताया है, जो नर्मदा नदी के बारे में बताया है, इससे आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा बेहतर ढंग से देखते हैं, समझते हैं और उसके बेहतर नोट्स बनाते हैं। तो आपका नर्मदा नदी बहुत महत्वपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के समस्त एग्जामों के लिए, यहाँ तक कि भारत में जो और महत्वपूर्ण एग्जाम होते हैं उन्हीं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण